आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 4 अगस्त मंगलवार का दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं पूनम कौशल। कल जब अयोध्या में सूरज निकलेगा तो राम मंदिर के लिए तराशे जा रहे पत्थरों पर अलग ही चमक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। अयोध्या का जब भी नाम आता है, लोगों के जहन में सांप्रदायिक तनाव की तस्वीर बनती है, लेकिन इस बार इतना बड़ा आयोजन है और अयोध्या में शांति है। राम मंदिर आंदोलन को कवर करने वाले चर्चित पत्रकार शरद प्रधान से समझेंगे कि क्या राम मंदिर अब भी चुनावी मुद्दा बना रहेगा। हमारे साथ होंगे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सबसे चर्चित मुद्दई हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी भी, जो कल होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। साथ ही चलेंगे अयोध्या में मौजूद आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक के पास, जो बताएंगे वहां से आंखों देखा हाल। और चर्चा करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। बीते 1.5 महीने से इस सवाल के हर पहलू पर चर्चा हो चुकी है। मुंबई पुलिस के बाद अब बिहार पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीबीआई जांच से क्या बदल जाएगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कोरोना वायरस की भी। जब जून शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि ये भारत में कोरोना का सबसे खराब महीना होगा और इसके बाद हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन जुलाई जून से भी खराब बीता। अब भारत में 18.5 लाख से अधिक कोरोना केसेस हैं। ऐसे में अगस्त की क्या तस्वीर बनती है, समझेंगे हमारे डेटा एनालिस्ट दीपू राय से। ये सब कुछ कार्यक्रम में आगे होगा, लेकिन सबसे पहले सुनिए आज की कुछ और बड़ी खबरें। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिया, जिसमें प्रदीप सिंह ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं। भारतीय रंगमंच के कलाकार इब्राहिम अलकाजी का दिल का दौरा पड़ने से आज निधन हो गया। अलगाववादियों और पाकिस्तान प्रायोजित समूहों की 5 अगस्त को काला दिवस मनाने की योजना की खुफिया सूचना मिलने के बाद श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। देश में लगातार 5वें दिन भी आज पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब देश में संक्रमितों की संख्या 18.5 लाख को पार कर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की पूरी देखभाल करने के उपाय सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी तभी हो पाएगी जब वो भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को छोड़कर वापस लौटकर बातचीत करें। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की है और मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और बंगाल में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर, और आपके साथ मैं हूं पूनम कौशल। भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीय, विक्रम संवत 2077, तदनुसार 5 अगस्त 2020 को श्री अयोध्या जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। ये अयोध्या में होने वाला हाल के सालों का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर राम मंदिर के भूमि पूजन तक अयोध्या कई बार सांप्रदायिक तनाव की गवाह रही है, लेकिन अब अयोध्या में हर तरफ शांति है। दीवारों को भगवा रंगा जा चुका है। सरयू तट पर अलग ही चमक धमक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना महामारी के इस दौर में कार्यक्रम को अविवादित बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूमि पूजन करेंगे तो अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के इतिहास का एक अध्याय समाप्त होगा और एक नया अध्याय शुरू होगा। राम मंदिर आंदोलन ने भारत की राजनीति को बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के रथ पर सवार होकर ही सत्ता तक पहुंची है। आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी भले ही आज परिदृश्य से बाहर हों, लेकिन उन्होंने ही राम मंदिर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और इसके दम पर पार्टी को वोट भी दिलवाए।
अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो क्या ये चुनावी मुद्दा खत्म हो जाएगा या आने वाले चुनाव को और भी प्रभावित करेगा? यही समझने के लिए मैंने बात की शरद प्रधान से। शरद प्रधान लखनऊ में रहते हैं और देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने पहले दिन से राम मंदिर आंदोलन को कवर किया है। वो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में भी गवाह रहे। मैंने उनसे अब से कुछ देर पहले बात की और सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया जानी। ये जो है ये तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो बहुत बड़ा इवेंट है और लोगों में खुशी की लहर है क्योंकि इस चीज का इंतजार, इस दिन का इंतजार लोग लगभग एक्चुअली देखिए तो करीब 135 साल से कर रहे हैं, जब से पहली कोर्ट बैटल शुरू हुई थी अयोध्या के मंदिर को लेकर के 1885 में। तो उससे लोगों में जाहिर है कि खूब जोश है और लोगों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अयोध्या में कोई बड़ी इवेंट है और टेंशन नहीं है। जी शरद जी, राम मंदिर हमेशा से ही इलेक्शंस में एक बड़ा मुद्दा रहा है और चुनावी राजनीति में अब ये मुद्दा और बड़ा होगा या यही कहें हम कि ये खत्म हो गया है? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, जहाँ तक चुनावी इशू का सवाल है, यस, इसने भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दिया, खासतौर से 80 के दशक से, जब से ये ज्यादा सरगर्मी हुई इस अयोध्या के मूवमेंट को, टेम्पल मूवमेंट को लेकर के। और अभी तक आप वैसे देखिए तो बीजेपी का पावर में आना जो है ये राम मंदिर के इशू को ही लेकर के है, क्योंकि बीजेपी कहाँ 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से 330 पे पहुंच गई। ये इसमें काफी रोल रहा है राम मंदिर का। लेकिन अब आगे चल करके मंदिर, ये बात सही है आपकी कि मंदिर एक दफा बन गया, एक दफे सामने आ गया और अब कोई झगड़ा नहीं है उसको लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना वर्डिक्ट दे दिया। तो ये जरूर है कि अब वो राजनीतिक मुद्दा नहीं रह सकता है, ये जरूर है अभी, लेकिन उसको खत्म होने में भी समय लगेगा। देखिए अभी शुरुआत हुई है, आज ये कल वो रखी जाएगी, कल भूमि पूजन होगा, फिर काम शुरू होगा। और वैसे तो पूरे मंदिर का जो जितना पत्थर लगना है ये एक अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन है और इसमें कोई सीमेंट और गारा इस्तेमाल नहीं होना है। इसमें वो पत्थर को काट के स्लॉट्स बना दिए गए, एक के ऊपर एक रखना है और लगभग 1 स्टोरी का पत्थर पूरा तराशा हुआ, कटा हुआ रखा है अयोध्या में कई वर्षों से। तो अब फिर भी उसको आप सोच लीजिए कि जो पहली मंजिल है, जो कि बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, उसको कंप्लीट होने का जब तक ये समय आएगा पहली फ्लोर को, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा 22 में। दूसरी मंजिल जब कंप्लीट होती है, यानी कि मंदिर का टोटल कंप्लीशन होगा, तब राष्ट्रीय चुनाव होंगे। तो मुद्दा तो तब तक तो बना ही रहेगा। उसके बाद जब एक दफे मंदिर पूरा खड़ा हो गया, सामने आ गया लोग, तब जरूर ये है कि इसकी वो अहमियत, पॉलिटिक्स ऑफ वोट की में वो अहमियत नहीं रहेगी जो कि आज है और अभी अगले 3-4 वर्षों तक रहना जो है स्वाभाविक है। राम मंदिर आंदोलन का सबसे अहम पड़ाव आपकी नजर में क्या है? देखिए, इस आंदोलन का सबसे बड़ा पड़ाव तो बाबरी मस्जिद का ध्वस्त होना ही है, क्योंकि वहीं से एक टर्निंग पॉइंट बनता है कि ठीक है, उसकी वजह से बहुत सी और भी चीजें हुई हैं। इस्लामिक टेररिज्म को भी कहा जाता है कि उसके बाद से बढ़ावा मिला इंडिया में फैलने का। लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट आया है, वहीं से फिर ये तय हो गया उस दिन से कि हाँ, यहाँ पे अब लोगों ने एक मन बना लिया कि हाँ, अब जो है रास्ता साफ हुआ है कि मंदिर बन सकता है। और मंदिर और उसकी लड़ाई चलती रही। ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार हो रहा है बजाय, लेकिन और भी अच्छा होता अगर ये आपसी बातचीत से मुमकिन होता, जिसके प्रयास किए गए। लेकिन मुझे लगता है कि समय बहुत कम दिया गया। जैसे जो मीडिएशन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसमें वो लगता था कि जैसे हाफ हार्टेड है, थोड़े दिन दिया गया, थोड़े दिन करा, फिर छोड़ दिया, वो बनाया गया था। खैर, बहुत जो भी हुआ वो सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन आगे मुझे नहीं लगता है कि कम से कम जो जिस तरीके से हो रहा है, वो उससे जो तनाव वाली स्थिति थी वो समाप्त, क्योंकि मैंने बहुत देखे अयोध्या में जब कुछ हुआ है, हम हमेशा वहाँ रहे हैं और
कि जिस कदर तनाव और टेंशन हुआ करता था कि वहाँ के लोग दुखी हो जाते थे, आम आदमी की रोजी रोटी बंद हो जाती थी, क्योंकि सब लोग निर्भर रहते हैं श्रद्धालुओं पे जो जो जगह जगह से आते हैं, और जब अयोध्या में कर्फ्यू लग जाता था तो उनके बेचारों की रोजी रोटी इफेक्ट होती थी। हम लोगों को भी जो है, पत्रकारों को भी जो जाते थे और आते थे तो एक जो है वो टेंशन बना रहता था, और ये खबर के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी, कहाँ से खबर भेजें, जो उस जमाने में जब ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आज ये पहली बार ऐसा होगा, ये जो इवेंट कल होने जा रहा है, कि इसमें तनाव नहीं होगा होना नहीं, क्योंकि वो ठीक है, बाकी वीवीआईपी के आने पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, वो अलग बात है, लेकिन जिसे टेंशन कहते हैं वो नहीं है। और पहली बार एक अनडिस्प्यूटेड सेलिब्रेशन का माहौल वहाँ पे है, जो अब लोगों को जो इंतजार कर रहे थे ये हो गया। और अच्छी बात है कि अगर इसको लेके तनाव ना रहे तो आगे के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, जिन्होंने शुरुआती दिनों से अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को कवर किया है। अयोध्या में जब भी राम मंदिर विवाद का नाम आता है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मुद्दई रहे हाशिम अंसारी की तस्वीर भी जहन में बनती है। मुसलमानों की तरफ से कई दशकों तक बाबरी मस्जिद का पक्ष अदालत में रखने वाले हाशिम अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी जगह ले ली है उनके बेटे इकबाल अंसारी ने। इकबाल अयोध्या में एक छोटे से घर में रहते हैं। हनुमानगढ़ी से उनका घर बहुत दूर नहीं है। अयोध्या के संतों और अंसारी परिवार के बीच एक अलग ही रिश्ता है। इसे गंगा जमुनी तहजीब का सबसे शानदार उदाहरण भी कहा जा सकता है। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए इकबाल अंसारी को भी आमंत्रित किया गया है और न्योता स्वयं संतों ने उन्हें दिया है। अब इकबाल अंसारी क्या सोचते हैं और कार्यक्रम में जाने के लिए उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, यही जानने समझने के लिए कुछ देर पहले मैंने उनसे फोन पर बात की। हमको आमंत्रण मिला है तो हम जाएंगे। इतनी लंबी लड़ाई आपने लड़ी और आज जो है वो तैयारियां हो रही हैं, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप सारी चीजों को? देखिए, पूरी दुनिया के सामने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला कर दिया। अब हमारा कोई विवाद तो रह नहीं गया है। 9 नवंबर के बाद से मंदिर का काम शुरू है, मंदिर में सारा काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो हम पूजन करने जा रहे हैं। हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। अब तो कोई विवाद रहा नहीं आज अयोध्या में। जी, आप इतने लंबे समय से सारी चीजों को देख रहे हैं, अयोध्या में हैं, आपकी वहाँ के लोगों से भी बात होती होगी आपस में, तो आप क्या देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? ये ऐसा है, हिंदू मुसलमानों का जो भी विवाद रहा वो सब 9 नवंबर को 9 महीना हो गया, खत्म हो चुका है। 9 महीने से मंदिर का काम शुरू है। अब हम जो है इस विवाद को जो है पुरानी बातों को न बताना चाहते हैं न कहना चाहते हैं। हम बस हमारा एक ही जो है कि अब हिंदू मुसलमानों का विवाद खत्म हो चुका है, क्योंकि जब तक ये मुकदमा चल रहा था, जो है 92 में जब मस्जिद तोड़ी गई थी, तो उसके बाद में इतने लोग राजनीति करते थे जिससे हिंदू मुसलमान का विवाद हमेशा बनता रहता था, झगड़े लड़ाई की संभावना हरदम बनी रहती थी। हमने एक हिंदू मुसलमानों का एक जो है झगड़ा जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। मुकदमा जो है खत्म हो गया, ये भी झगड़ा खत्म। इकबाल जी, इस मुद्दे पर राजनीति भी बहुत हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति करने वाले तो राजनीति करते रहे, जितने भी लोग इसमें राजनीति जो है करते रहे वो राजनीति करते रहे। उसी राजनीति को जो है खत्म करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान ने फैसला कर दिया। 70 साल के बाद में फैसला कर दिया। जो फैसला हो गया। अब हम उसको कोई विवाद को जो है बढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहते, न करना चाहते। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने एक भी दरखास्त नहीं की। हम रिव्यू में नहीं इसलिए भी नहीं गए कि 70 साल तक हमने सबूत पेश किया, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, हमने मान लिया। जी, इकबाल जी, अब आपको न्योता मिला है, आप जा भी रहे हैं, आप जैसा कि कह रहे हैं, और आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है 70 साल। पीछे की बात पीछे छूट गई, जैसा आप बता रहे हैं। आगे के लिए आपने क्या सोचा है? आगे के लिए आप क्या सोचते हैं? मन में क्या विचार आते हैं आपके? देखिए, हम तो उस विचार के आदमी हैं कि हम हिंदू मुसलमान का कोई विवाद जो है मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म की बिल्कुल नहीं चाहते,
क्योंकि जब लोग जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, जातवादी होते हैं, नेता ये जात भी बताएंगे, नेता धर्म बताएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। इलेक्शन आएगा तो जितनी मस्जिद है उनको पता लग जाएगा, कितनी मंदिर है उनको पता लग जाएगा, कितने जात के लोग हैं पता लग जाएगा। तो जो है मोहल्ले में कोई जात नहीं पूछता, गांव से लेकर शहर तक कोई जात नहीं पूछता। इलेक्शन आता है, सारे नेता जात को भी बताएंगे, मंदिर मस्जिद का भी पता बताएंगे। और हिंदुस्तान में तो ऐसी राजनीति है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए हमेशा एक दूसरे को लड़ाते रहे, मरवाते रहे, कटवाते रहे। यही हमारे देश की जो है परंपराएं चली आ रही हैं। तो चाहते हैं कि देश में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा होना चाहिए कि जब कोई आदमी जो है मुल्कों का कहीं नाम लिखा जाए तो हिंदुस्तान का नाम ऊपर लिखा जाए। हम तो वो मानसिकता के लोग हैं। तो ये थे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी, जो कल भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दशकों से जिस पल का इंतजार था वो अब नजदीक आ रहा है, मानो अयोध्या में वक्त ठहर सा गया हो। हर तरफ उमंग और उल्लास है, तैयारियां हैं, लहराते हुए भगवा ध्वज हैं और सरयू का शांत बहता पानी। भूमि पूजन के लिए अयोध्या में और क्या तैयारियां हुई हैं, आंखों देखा हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। देखिए पूनम, तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं, या यूं कहिए सिर्फ फिनिशिंग टच इसका बाकी है। इसके दो पक्ष हैं तैयारियों के। एक राम जन्मभूमि परिसर, जहां प्रधानमंत्री मोदी को कल 11 बजे पहुंचना है और 12:50 पर वहां से निकल जाना है। एक उस जगह की तैयारी और दूसरी तैयारी सुरक्षा की है। दोनों तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज जो हाई ऑफिशियल थे उत्तर प्रदेश शासन के, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो एडीजी जोन, इसके अलावा डीआईजी, एसएसपी, इन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। और प्रधानमंत्री जो अयोध्या में साकेत महाविद्यालय है वहां 11 बजे लैंड करेंगे और फिर वहां से वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद फिर वो राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, वहां रामलला के दर्शन करेंगे, वहां पूजा पाठ करेंगे, पूजा होगी और उसके बाद तकरीबन 35 से 40 मिनट का उनका कार्यक्रम है जिसमें वो संबोधन होगा और एक पारिजात वृक्ष है जिसका कि वो वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जो तैयारी है वहां पर वो लगभग पूरी हो चुकी है और पिछले 2 दिनों से अनुष्ठान और कीर्तन राम जन्मभूमि परिसर में चल रहा है। 12:05 पर प्रधानमंत्री वहां पर अपना रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां पर भूमि पूजन होगा। पूनम, अभिषेक, आपकी वहां पर लोगों से भी बातचीत हुई होगी, किस तरह का उत्साह जो है वो लोगों के बीच देखने को मिला आपको? देखिए, लोग यहाँ पर बेहद खुश हैं, प्रसन्न हैं। खास करके साधु संतों की जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि लग रहा है उन्हें ये लग रहा है कि जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो रहा है। हमने कई मंदिर, मठों और अलग अलग जगहों का दौरा किया है, घूमा है। उस जगह पर हमने देखा है कि साधु संत लगातार कीर्तन कर रहे हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं। जो आम लोग हैं वो भी काफी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी बात जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है अयोध्या में, वो ये कि पहले कभी जब हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आते थे तो एक तनाव सा माहौल रहता था, चाहे वो बाबरी मस्जिद का पक्षकार रहे हों या फिर मंदिर के पक्षकार रहे हों, कुछ ना कुछ एक तनाव की बात होती थी। लेकिन इस बार बिल्कुल से ही जो वो तनाव जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल कम है। और उसकी एक वजह भी है, इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में उन तमाम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो चाहे तो विरोधी रहे हैं या उसके पक्षकार के तौर पर उसके विपक्ष रहे हैं। जैसे इकबाल अंसारी, उनका पूरा परिवार पक्षकार रहा है, लेकिन वो जब से फैसला आया है उसके बाद से उन्होंने एक भी जो कह सकते हैं विवादास्पद बयान कभी नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात करते रहे हैं। जो पक्ष है, चाहे हिंदू के पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो या आम आदमी है, इस वक्त इस पूरे मामले को सिर्फ और सिर्फ एक भूमि पूजन, एक मंदिर निर्माण के तौर पर देख रहा है। और आने वाले वक्त में अयोध्या डेवलप होगी, अयोध्या का जो इकोनॉमिक्स है उससे लोग जुड़ेंगे, ये बातें लोगों के समझ में आ रही है। साधु संतों के लिए ये अभूतपूर्व क्षण है कि उनके आंखों के सामने मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। लेकिन एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो पहले नहीं दिखता था। पहले कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा तनाव हर बार हम लोगों ने महसूस किया है, वो इस बार नहीं है। पूनम,
अभिषेक, कोरोना को देखते हुए प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं? देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल इस पूरे कार्यक्रम में सबसे अहम है। जिस तरीके से बड़े नेताओं को आखिरी मोमेंट में अपने नाम को वापस लेना पड़ा, या कई लोगों को ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप इस कार्यक्रम से दूरी बना लें, कल्याण सिंह हो या फिर उमा भारती हो या फिर विनय कटियार हो, ऐसे बड़े नाम जो कि इस जगह पर आने वाले थे, जिन्हें इनविटेशन दिया गया था, कोरोना की वजह से कई लोग अब नहीं आ रहे। जो गेस्ट लिस्ट है उसको भी काफी कम कर दिया गया है और पंडाल बहुत ही विशाल मेगा बनाया गया है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पालन हो सके। बड़े पंडाल में 175 लोग सिर्फ आएंगे, उनके लिए उतनी व्यवस्था की गई है और ज्यादातर इसमें साधु संत हैं, कोई भी पॉलिटिकल आदमी इसमें इस बार इनवाइटेड नहीं है। जो भी पूरा इलाका है, चाहे राम जन्मभूमि परिसर की बात कर लें तो जितने सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, जितने व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, तमाम लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई है। और गेस्ट की बात अगर हम छोड़ दें या जो वीवीआईपी है उनकी बात छोड़ दें, तो तमाम वो लोग, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे कर्मचारी मौजूद हों या फिर उस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, सबों की कोविड के टेस्ट किए गए हैं और उसमें से जो लोग पॉजिटिव आए उन्हें आइसोलेट किया गया, उन्हें उससे अलग किया गया है और जो लोग नेगेटिव आए हैं तमाम ऐसे लोग ही लगाए गए हैं। तो कोरोना को लेकर के एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अयोध्या में इस समय बहुत सारे लोग आ चुके हैं बाहर से और वो कहीं ना कहीं इसके गवाह बनना चाहते हैं। जो यहाँ का कह सकते हैं कि पब्लिक प्लेस है, वहाँ बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, संत महंत भी जगह जगह मठों मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कहने की बात एक बात है और जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। मास्क हालांकि लोगों के पास हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मास्क का प्रयोग कम कर रहे हैं। तो कोरोना का जो संकट है, लोग उसको उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। हालांकि सरकार और प्रशासन की ये कोशिश दिखाई दे रही है कि इस इवेंट के तहत स्ट्रिक्ट इसका प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए। जानकारी दे रहे थे अयोध्या से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। 14 जून को भारतीय सिने जगत के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत का शव संदिग्ध अवस्था में उनके मुंबई स्थित फ्लैट में मिला था। शुरुआत में इसे आत्महत्या माना गया। जांच कर रही मुंबई पुलिस ने भी अपनी जांच के आधार पर इसे आत्महत्या ही कहा था, लेकिन ये सवाल उठता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे कामयाब स्टार, जिनकी मुट्ठी में दुनिया हो और जिसके पास नापने के लिए पूरा आसमान हो, वो आत्महत्या कैसे कर सकता है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई कई कंट्रोवर्सीज थ्योरीज में सुशांत की मौत को हत्या बताया गया है। मुंबई पुलिस पर जांच में कोताही के आरोप भी लगाए गए। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने बिहार के पटना में एफआईआर दर्ज करवा दी और इस तरह मामले की जांच में पटना पुलिस भी शामिल हो गई। पटना पुलिस जांच करने मुंबई पहुंची तो मुंबई पुलिस से बहुत ज्यादा सहयोग बिहार पुलिस को नहीं मिल सका। बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को तो क्वारंटीन तक कर दिया गया। अब बिहार सरकार ने मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है, यानी अब तीसरी एजेंसी इस केस की जांच में शामिल हो जाएगी। इस मुकदमे की परतें शुरू से ही उलझी हुई रही हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की आज तक संवाददाता सुजीत झा से, जो इन दिनों मुंबई में हैं और इस मामले पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी इसे लेकर बात की। सुजीत से मैंने सबसे पहले यही पूछा कि सीएम नीतीश से उनकी क्या बात हुई। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि परिवार की तरफ से, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की तरफ से ये दरखास्त आई है, गुजारिश की इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। और मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था हमसे बातचीत में कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता, क्योंकि एफआईआर उन्होंने ही किया है, अगर वो सीबीआई की मांग करते हैं तो हमको सीबीआई की सिफारिश करने में कोई गुरेज नहीं है। और आज वही हुआ। आज जो है बात किया मुख्यमंत्री से और उसके बाद से ये सिफारिश कर दी गई कि सीबीआई जांच हो इस मामले की। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार पुलिस की जो टीम आई हुई थी 4 लोगों की, वो जांच कर रहे थे, उनको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था मुंबई पुलिस से। उसके बाद बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी आए, उनको आते ही क्वारंटीन कर दिया गया
और चारों जो पहले से थे यहाँ पर जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनको भी क्वारंटीन करने के लिए बीएमसी लगातार उन्हें खोज रही है, ढूंढ रही है। तो ऐसे हालात में आप कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी, वो भी ये कोई आसान मामला नहीं है। इसमें बहुत सारे एविडेंस को इकट्ठा करना है और उसमें मुंबई पुलिस के सहयोग के बिना आप इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हालांकि बिहार के डीजीपी ने कई बार महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, न कोई एसएमएस का जवाब दिया। ये तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए और इसके लिए उन्होंने सिफारिश कर दी। जी सुजीत, ये समझाएं कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो उसका फोकस क्या रहेगा? देखिए, फोकस बिहार में जो पटना में के राजीव नगर में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, वो फोकस पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को लेकर कि किस तरीके से ब्लैकमेल करके, प्रताड़ित करके पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये तमाम चीजें, या फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की बात जहां तक आ रही है, ये सब केस मामला दर्ज हुआ और उसी के आधार पर बिहार पुलिस यहाँ पर जांच करने भी आई थी और कई लोगों का बयान, लगभग मुझे लगता है कि 1 दर्जन के लगभग लोगों से बयान भी ले चुकी है बिहार पुलिस। और हालांकि मुंबई पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला, तो वो एक केस का एक पहलू जरूर है। लेकिन अगर सीबीआई जांच करेगी तो उसका दायरा काफी बड़ा होगा और वो दायरा ये होगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने जो ये कदम उठाया, उसमें और क्या क्या, कौन कौन लोग, किस तरह की परिस्थितियां थी, कैसे क्या हुआ। क्योंकि अभी तक जो सुशांत के बारे में कहा जाता है कि जो उन्होंने सुसाइड किया 14 जून को, तो उसका कोई फोटोग्राफ हैंगिंग का या इस तरह का कुछ सामने आया नहीं। अब मुंबई पुलिस के पास क्या है ये किसी को जानकारी नहीं है कि उन्होंने शेयर किया नहीं है। तो ये सारी चीजों, सारे दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, ये तमाम चीजें सौंपनी पड़ेगी सीबीआई को, मुंबई पुलिस को। और निश्चित रूप से इससे क्या होगा कि काफी इसका व्यापक दायरा होगा। और हमें जो जानकारी मिल रही है, हालांकि उसका कोई इस तरह से एविडेंस नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। और आपको मालूम ही है कि लॉकडाउन के दौरान ही सुशांत के साथ ये घटना घटी है। उनके एक पूर्व मैनेजर ने आत्महत्या की और मतलब करीब 6-7 ऐसे मामले सामने आए हैं संदिग्ध, जिसकी जांच सीबीआई कर सकती है और एक बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा हो सकता है अगर सीबीआई अपने दायरे को और जांच के दायरे को और बढ़ाती है। तो निश्चित रूप से सबसे पहला उद्देश्य ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने किन परिस्थितियों में ये कदम उठाया, आत्महत्या की, हत्या हुई है या फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है, इन तमाम पहलुओं पर सीबीआई को जांच करनी है। और व्यापक दायरे में और अगर बाहर जाए तो और इस केस में और नए खुलासे भी हो सकते हैं। जी सुजीत, बहुत से लोग सुशांत मामले की जांच को बिहार इलेक्शन से भी जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, बिहार इलेक्शन एक पहलू हो सकता है, लेकिन आप देखें तो 14 जून के बाद मैं खुद बिहार में पत्रकारिता करता हूं और बिहार के कितने लोगों ने फोन कॉल या मैसेजेस देके ये कहा कि ये, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक कैंपेन चल रहा था इसको लेके। तो हम लोगों से कहा जा रहा था कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, आप क्यों, चूंकि ये मामला मुंबई का था इसलिए ज्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन जब बिहार में, पटना में के राजीव नगर में जब केस दर्ज हुआ, उसके बाद हमें लगा कि और जो भी एविडेंस दिया गया, जो बैंक ट्रांजैक्शन की बात आने लगी, परिवार वाले पहले चुप थे, उन्होंने एफआईआर में सारी बातें कही, तब जाकर ये मामला सामने आया। तो सीधे तौर पर इसको इलेक्शन से जोड़ना उस तरह से उचित नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए परिवार वाले अगर नहीं बोलते तो फिर इसका कैंपेन या इस तरह का कोई माहौल या जो राजनीति की बात हो रही है वो भी नहीं होती। मेरे ख्याल से एक ऐसी परिस्थिति बनी, हाँ इसका राजनीतिक फायदा हो सकता है, इसका लाभ हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन परिस्थितियां बनी
परिवार के लोगों ने बोला, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज किया, ये तमाम बातें हुई हैं। और अगर इस मामले में कुछ ऐसा नहीं है तो फिर मुंबई पुलिस को इन सब जो भी उनकी जांच है, जो फाइंडिंग है, वो सामने लाने में क्या दिक्कत है? उन्होंने 50-55 लोगों से पूछताछ की, उसका क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला, मुंबई पुलिस ने आज तक नहीं बताया। उस पर केस दर्ज करने की कोई बात नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया मुंबई पुलिस ने। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए ये लगता है कि केवल इसको राजनीति से जोड़ देना कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये थे आज तक संवाददाता सुजीत झा। इसी बीच सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुशांत के परिवार ने रिया पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। रिया के वकील का कहना है कि इस मामले में बिहार पुलिस के शामिल होने का कोई आधार नहीं है और मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जा सकती। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मामला सुलझने से ज्यादा उलझ रहा है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। एक समय था जब दिन में 500 मामले आने पर एक अजीब किस्म की सिरहन हुआ करती थी। अब रोजाना 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ये बात सामान्य लग रही है। संक्रमण के रोजाना नए मामलों में भारत अब पूरी दुनिया में सबसे आगे है। चीन, जहां से ये वायरस शुरू हुआ था, वहां के बराबर मामले तो बीते 2 दिनों में ही सामने आ चुके हैं। भारत में अब हर 10 लाख लोगों पर रोजाना 479 टेस्ट हो रहे हैं। संक्रमण के मामलों की तादाद 18.5 लाख के पार चली गई है, तो 66.31% लोग ठीक भी हो चुके हैं। जहां ठीक होने के मामलों की दर बढ़ गई है, वहीं मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। भारत में अब फर्टिलिटी रेट 2.10% है। जब जून शुरू हुआ था तो माना जा रहा था कि भारत में कोरोना का सबसे खराब महीना होगा और इसके बाद हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। फिर जुलाई आया तो जून से भी खराब रहा। अब अगस्त के पहले 4 दिनों में रोजाना 50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। यानी अगर कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो हालात अभी बिगड़ ही रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इन बढ़ते मामलों के मायने क्या हैं? क्या आगे हालात कुछ सुधर सकते हैं? यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से, जो इन दिनों कोरोना से जुड़े डेटा पर नजदीकी नजर रखे हुए हैं। दीपू, जून के मुकाबले जुलाई कोरोना संक्रमण के लिहाज से और भी खराब रहा है। अभी भी भारत में मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगस्त के लिए क्या कहा जा सकता है? एक तरह से देखा जाए तो करीब 5,66,000 के आसपास 30 जून को केसेस थे और डेली केसेज अगर आप एक रेफरेंस पॉइंट अगर आप 30 जून को ही लें, क्योंकि जून का महीना जो खत्म हुआ उसमें करीब डेली केसेज 18,522 के आसपास रिकॉर्ड किए और यही रेशियो रहा है। किसी दिन 19,000, किसी दिन 18,000 के आसपास रहे हैं जून के लास्ट वीक में अगर देखा जाए। वहीं आप जुलाई का देख लीजिए तो करीब 2 दिन तक कंटिन्यूअस 30 और 31 जुलाई 50,000 से ऊपर केसेस रिकॉर्ड किए गए डेली और टोटल केसेस तो 15 लाख से 16 लाख। तो अगर आप देखा जाए तो 5,66,000 की कंपैरिजन में 30 जून के कंपैरिजन में 16 लाख से ऊपर के केसेज अगर जुलाई में रिकॉर्ड किए गए तो एक अपने आप में समझ सकते हैं कि ये 3 गुनी से ज्यादा बढ़त केवल और केवल जुलाई में हुई है। आपको सीधे सीधे नंबर चाहिए और डेली केसेस 55,000 के आसपास बढ़ रहे थे, जबकि उस समय 18,000 मैंने बताया आपको। तो इसमें भी 3 गुनी बढ़त है तकरीबन। और ये जो ग्रोथ है केसेस की ये भी काफी ज्यादा दिखती है। और रही बात जहां तक डेथ्स की, तो क्योर होने वाले और डेथ्स के जो नंबर जो क्लोज केसेस कहे जाते हैं वो जून में करीब करीब अगर देखा जाए तो 3,34,000 के आसपास जो क्योर होने वाले लोग थे और 16,893 के रिगार्डिंग करीब डेथ थी केसेस की। टोटल डेथ में बता रहा हूँ और टोटल जो रिकवरी थी। वही अगर आप कंपैरिजन करिए जुलाई से तो जो ठीक होने वाले लोग हैं वो 10 लाख के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं उनके नंबर। तो 3,34,000 और 10 लाख तकरीबन यहाँ भी 3 गुनी से ज्यादा की बढ़त है रिकवरी करने वालों की। तो ऑलमोस्ट, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है इसमें वो जो डेली केसेज ऐड होते हैं वो अगर 50,000 से ज्यादा हो रहे हैं वो बहुत चिंताजनक बात है। और ऐसा लग रहा है कि अब लगातार स्थिति गंभीर बनती जा रही है और
डेली केसेस में तो एक तरह से कहा जाए कि दुनिया में इंडिया जो है वो टॉप केसेस रहा कल के जो रिपोर्ट आई। तो ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। और सबसे बड़ी बात दूसरी की जियोग्राफिकली भी जो एरिया पहले से हॉटस्पॉट माने जा रहे थे, जो स्टेट माने जा रहे थे, स्पेशली महाराष्ट्र और बाकी आपके मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उनके अलावा भी बहुत सारे स्टेट जुड़ते चले गए। हम लोगों ने जिस तरह से एक स्टडी की थी तो उसमें हमने देखा था कि 28 जुलाई तक करीब करीब 206 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए थे जहाँ पे कि 1000 से ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। तो आपके 700-750 के डिस्ट्रिक्ट में अगर 206 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 1/3 के अराउंड अगर डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज्यादा केसेस हैं और डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी संख्या होती है, तो ये एक चैलेंज है। वही आप जून में देखिए तो ये 28 जून को ये डिस्ट्रिक्ट केवल करीब देखा जाए 56 के आसपास थे। तो 150 के तकरीबन अचानक डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज्यादा केसेस का पाए जाना, ये एक स्प्रीट का इंटेंसिटी मैं आपको केवल बता रहा हूँ। और नो डाउट ठीक होने का या रिकवरी होने का भी रेशियो उतना ही बड़ा है और लोग रिकवर किए हैं। और उसमें सीरो टेस्ट वगैरह भी इस बात का इंडिकेशन कर रहे हैं कि जो लोग एक्सपोज थे वो बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब नहीं हुई। तो एक कहा जाए कि इम्यूनिटी का भी साइन लोगों में मिल रहा है। जी दीपू जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं। लखनऊ, वाराणसी और बरेली जैसे शहरों में और कोरोना मामलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। तो हम ये कहें कि यूपी में हालात अभी और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। देखिए, जो आज रेफरेंस वाइज देखिए तो आज के जो टोटल केसेस हैं जो ऐड हुए हैं, केवल आज का मैं अगर रेफरेंस लूँ तो करीब करीब पूरे इंडिया का 9%, 8.5% से ऊपर है। यानी कि हम 9 मान लें तो 9% के ऊपर राउंड फिगर में, तो 9% से ऊपर केसेस टोटल इंडिया के वो यूपी से आए हैं। तो अगर आप 55,000 केसेस में 8% यानी कि अगर देखा जाए तो 4,441 के आसपास केसेस वो यूपी से आ जाए हैं। नो डाउट बाकी जो स्टेट है, कर्नाटका हालांकि ज्यादा रहा, आज 9.13% रहा और उससे भी ज्यादा आंध्र प्रदेश रहा 15%। टोटल में अगर इंडिया में जो आज ग्रोथ हुई है उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ। और तो आप ये मान के चलिए कि तमिलनाडु की राह पर यूपी निकल चला है, क्योंकि तमिलनाडु में 5,609 केसेस हैं और यूपी में 4,441। तो ऑलमोस्ट उसके पीछे पड़ अगर देखा जाए तो तमिलनाडु जबकि सेकेंड हाईएस्ट एक तरह से हॉटस्पॉट माना जाता था महाराष्ट्र के बाद, तमिलनाडु और दिल्ली आसपास रहा करते थे। अब उसकी जगह यूपी धीरे धीरे लेता जा रहा है। हालांकि अगर एक्टिव केसेस में अगर यूपी की हम बात करें तो अभी एक्टिव केसेस में टोटल जो इंक्लूजन हुआ है आज का वो 2,168 है और टोटल एक्टिव केसेस इंडिया का शेयर देखें यूपी का तो 31% के आसपास है। तो बहुत ह्यूज शेयर है एक्टिव केसेस का। तो अगर एक तरह से कहा जाए तो ये सबसे बड़ा शेयर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को आ रहा है जो नंबर शो कर रहे हैं कि इंडिया में जो एक्टिव केसेस हैं आज की डेट में उसमें सबसे ज्यादा यूपी का माने पहला स्थान है। 5 टॉप 5 स्टेट्स हम देखें तो ये एक यूपी को कंपैरिजन करके तो यूपी एक, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वहाँ सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा आबादी नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है इंडिया के। और वहाँ अगर ये स्प्लिट करती है जिस तरह से हमने बताया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे फैल रही है, तो यूपी एक बहुत ही मेजर चैलेंज होगा यूपी के लिए। और जिस तरह से आपने भी बताया कि बनारस या बाकी जो आगरा या इस तरह के सिटीज हैं जो स्टार्टिंग में भी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, वहाँ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये थे हमारे डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो दिन भर में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिया, जिसमें प्रदीप सिंह ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं। भारतीय रंगमंच के कलाकार इब्राहिम अलकाजी का दिल का दौरा पड़ने से आज निधन हो गया। अलगाववादियों और पाकिस्तान प्रायोजित समूहों की 5 अगस्त को काला दिवस मनाने की योजना की खुफिया सूचना मिलने के बाद श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं।
देश में लगातार 5वें दिन भी आज पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब देश में संक्रमितों की संख्या 18.5 लाख को पार कर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की पूरी देखभाल करने के उपाय सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी तभी हो पाएगी जब वो भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को छोड़कर वापस लौटकर बातचीत करें। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की है और मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और बंगाल में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज तक रेडियो पर शाम के न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आज बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद की हमारे साउंड इंजीनियर सचिन द्विवेदी ने। कल नए मुद्दों और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।